आज के वीडियो में मैं आपके समक्ष लेके आई हूँ एक हॉरर स्टोरी, द हॉरर एट चिल्टन कैसल। लेखक हैं जोसेफ पेन ब्रेनन। तो शुरू करते हैं इस कहानी का एक्सप्लेनेशन मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। कहानी की शुरुआत होती है जब जो नरेटर है कहानी का वो एक आयरिश जगह पे जाता है जहाँ पर उसके माँ के साइड के एंसेस्टर्स रहा करते थे। ये बहुत बड़े एक घराने को बिलोंग करता है, लेकिन अब जो चेन है इस घराने की वो बहुत टूट चुकी है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं नरेटर का खून का रिश्ता जुड़ा हुआ है एक कैसल से जो बहुत ही बदनाम कैसल है, जिसके बारे में कई अफवाहें हैं उड़ी हुई। और वहाँ पर एक सीक्रेट कमरा है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। वो कैसल है द चिल्टन कैसल। चिल्टन कैसल जहाँ पर 12 जनरेशन्स उस राजा की रह चुकी हैं और अब वहाँ जो राजकुमार रह रहा है वह 13वीं जनरेशन का है। अब जो उत्तराधिकारी है वहाँ का वो 21 वर्ष का पूरा होने वाला है। कहते हैं जब भी कोई उत्तराधिकारी 21 वर्ष का पूरा हो जाता है तो उसके पिता उसे उस सीक्रेट कमरे में लेके जाते हैं। लेकिन वह सीक्रेट कमरा कोई मज़े की चीज़ नहीं है, वो एक बहुत डरावनी जगह है। और कई राजकुमार जो वहाँ पर गए, उस कमरे में गए, तो वहाँ जाके वो पागल हो गए। कोई डर से इतना कांपने लगे कि महल की छत पे जाके छलांग लगाकर आत्महत्या तक कर ली। सिर्फ 3 लोगों को उस कमरे में जाने की इजाज़त है। एक जो प्रेजेंटली राजा रहेगा उस महल का, दूसरा वह उत्तराधिकारी जो अब राजा बनने वाला है जो 21 वर्ष का हो गया है, और तीसरा आदमी जिसे फैक्टर कहा जाता है। समझ लीजिए एक तरह से अपॉइंट किया गया है एक आदमी जो उन दोनों राजा और उत्तराधिकारी को लेके उस सीक्रेट कमरे में जाएगा। जो भी राजा होता है वह ज़िंदगी में सिर्फ एक बार जब वह 21 वर्ष का पूर्ण होता है तब उस रूम में जाता है। उसके बाद वह तभी उस कमरे में जाता है जब उसका बेटा 21 वर्ष का हो चुका है। इसके बाद उस कमरे में कोई भी कदम नहीं रखता। बहुत सी अफवाहें हैं उस कमरे के बारे में। कुछ लोगों का कहना है कि चिल्टन कैसल के पास एक छोटा सा राज्य था जिसे गोवर्स चलाते थे। एक बार गोवर्स पे उनके दुश्मनों ने हमला कर दिया। हालांकि गोवर्स का भी जो चिल्टन कैसल के राजा थे उनसे रिश्ते अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्होंने जब शरण मांगी तो चिल्टन कैसल के राजा ने उन सबको शरण दी और सारे जो सैनिक थे उन्हें एक कमरे में रखा गया। जब वहाँ से दुश्मन भाग गए तब भी वो सैनिक रिहा नहीं किए गए। जितने भी लोग गोवर्स के सैनिक थे, राजा थे, जो भी कैद थे, 30 सालों तक 30 लॉन्ग ईयर्स वो कमरा खोला ही नहीं गया। सारे भूख से तड़प तड़प के उसी कमरे में मर गए। ये वही सीक्रेट कमरा था जहाँ पर हज़ारों सैनिकों ने भूख से तड़प तड़प के अपनी जान दी थी। और कहते हैं कि बाद में ये भी अनुमान लगाए जाते थे कि इतनी भूख बढ़ गई थी सैनिकों की कि लोगों ने एक दूसरे के इंसान के मांस को खा के अपना जीवन काटने की कोशिश की थी। यानी कि वो सारे के सारे कैनिबल्स बन गए थे। तो कुछ लोगों का कहना है कि वो सीक्रेट कमरा जो था वो एक टॉर्चर चैम्बर था। लेडी सूसन करके एक राजकुमारी थी जो वहीं पर चिल्टन कैसल की ही राजकुमारी थी। कहते हैं उन्हें अमृत पाने का बहुत शौक था, वो अमर होना चाहती थीं, इसीलिए उन्होंने शैतान की पूजा करना शुरू कर दी। लेकिन ये बात फैलते देर न लगी और उन्हें एक जादूगरनी घोषित कर दिया गया। वो वहाँ से भागने में सफल तो हुई, लेकिन उसके बाद उनका क्या हुआ, वो कब मरी, किसी को कोई खबर नहीं। लेकिन लेडी सूसन का उस सीक्रेट कमरे से कोई तो रिश्ता है जो ढकी छुपी जुबानों में सबकी ज़ुबान पर है, लेकिन खुल के कोई भी नहीं कहता। ये नैरेटर जब चिल्टन कैसल जिस जगह पर है वहाँ से लगभग आधा 1 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटे से इन में रुका है। उसके दिल में इच्छा तो है कि वो भी जाके कभी अपने एंसेस्टर्स का वो महल घूम सके, लेकिन वो जानता है कि उसे कोई भी वहाँ पहचानेगा नहीं। अब उसका रिश्ता बहुत दूर का हो चुका है।
वो वहाँ पर बैठा इनमें नाश्ता कर रहा है। बाहर तेज़ तूफ़ान है, पानी है, आंधी है। तभी तेज़ी सा उस इन का दरवाज़ा खुलता है और एक लंबे कद का आदमी जिसने रेनकोट पहन रखा है और टोपी लगा रखी है, जिसकी नीली आँखें हैं, वो आ जाता है अंदर और ऐसे ही आम बातें शुरू कर देता है नरेटर से करना। लेकिन ये बातें आम नहीं रह जाती, ये बातें बहुत ख़ास होती चली जाती हैं और जो नरेटर की ज़िंदगी को पलट के रख देती हैं। दरअसल ये ऊंचे कद का आदमी जो मिलने आया था नरेटर से, या और कोई नहीं, वही फैक्टर नाम का आदमी था। वो फैक्टर जो पोजीशन दी जाती थी जिस आदमी को, जो सीक्रेट कमरे में राजा और उसके उत्तराधिकारी को लेकर जाता था। ये फैक्टर्स चेंज हुआ करते थे उम्र के हिसाब से। वही फैक्टर आज नरेटर से एक खास मकसद से मिलने आया है। उसे पता है कि नरेटर दूर का खून का रिश्तेदार है यहाँ के राजाओं का। वह अपनी परेशानी नरेटर को बताता है। वह कहता है कि अभी कुछ दिन पहले ही जो 12वें राजा थे यहाँ के, उनका देहांत हो गया और उनका बेटा अभी 21 साल का पूरा नहीं हुआ था। अब मुश्किल ये है कि जब राजा अपने बेटे को लेके जाता था उस सीक्रेट चैम्बर में, तो वहाँ पे राजा का होना बहुत ज़रूरी था। लेकिन क्योंकि इस समय राजा नहीं है, तो कोई खून का रिश्तेदार साथ जाए, ये बहुत ज़रूरी है। जो भी खून के रिश्तेदार इन लोग के थे, ब्लड रिलेटिव्स थे, कोई भी आने को तैयार नहीं है। तब फैक्टर कहता है नरेटर से कि एक तरह से आप भी तो खून के रिश्तेदार ही हैं, भले दूर के ही सही। इसीलिए मैं आपके से दरखास्त करता हूँ कि प्लीज़ आप हम लोग के साथ चलें उस सीक्रेट कमरे में, चिल्टन कैसल के उस सीक्रेट कमरे में, जब वो राजकुमार जो अब 21 वर्ष का हो चुका है, जिसका नाम फेडरिक है, जो 13वां उत्तराधिकारी बनेगा चिल्टन कैसल का, उसके साथ आप चलें। नरेटर घबरा जाता है क्योंकि उसने सुन रखा था कि जब कोई वहाँ जाता है तो पहले जैसा नहीं रह जाता, उसकी शख्सियत पूरी बदल जाती है। या तो वो पागल हो जाता है या तो वो बहुत डर डर के रहने लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में चाह भी थी कि एक बार वो सीक्रेट चैम्बर को देख सके, जिसे सिर्फ राजा लोग को देखने का ही हक था। और अपनी इसी चाह को पूरा करने के लिए वह उस फैक्टर के साथ चिल्टन कैसल की तरफ चल देता है। रास्ता काफ़ी लंबा था और तेज़ बारिश और तूफ़ान के से रास्ता बहुत स्लिपरी भी हो चुका था। लगभग 1 घंटा चलने के बाद ये लोग एक ऊंची ढलान नुमा पत्थर पे पहुंच जाते हैं और तब कहता है फैक्टर कि वो रहा चिल्टन कैसल। नरेटर को पहले तो कुछ भी नहीं दिखता, फिर तेज़ बिजली चमकती है तो उसे बहुत बड़ा सा पत्थरों का बना आलीशान महल दिखाई देता है, जो इतना विशाल था जिसकी कल्पना तक नरेटर ने नहीं की थी। फैक्टर बताता है कि यह महल 1122 ईस्वी का बना है, काफ़ी पुराना महल है, लेकिन आज तक इतनी मजबूती से खड़ा है कि इसका बाल भी बीका नहीं हुआ है। नरेटर जब पास जाता है तो देखता है कि महल की दीवारें आज भी इतनी मजबूत, इतनी मोटी है कि शायद तोप के गोले भी उसे तोड़ नहीं पाएंगे। कोई भी दुश्मन शायद ही कभी विजय प्राप्त कर पाया हो इस महल पे। महल के दरवाजे बहुत ही बड़े, विशाल और मजबूत थे, जिन पे लोहे की बड़ी बड़ी सिटकनी लगी थी। अंदर जाने पर उन्हें वहाँ पर फेडरिक मिलता है। फेडरिक यानी कि वो राजकुमार जो 21 वर्ष का हो चुका है और आज नरेटर और फैक्टर के साथ वो सीक्रेट कमरे में जाने वाला है। फेडरिक को देख के कोई भी नहीं कह सकता कि यहाँ के राजा इतने मजबूत, इतने दिलेर रहे होंगे। फेडरिक देखने में बेहद कमज़ोर, दुबला पतला है, जिसके चेहरे की सारी रंगत जा चुकी है, आंखें गहरे गड्ढे में हैं। नरेटर सोचता है कि आखिर ये राजकुमार इतना बेरंग, इतना बीमार क्यों लग रहा है और वह इतना डरा हुआ क्यों है। हरे रंग का बड़ा सा उसने रेशमी गाउन पहना है जिस पे चौड़ी सी बेल्ट लगी है। महल के दीवारों पर बड़ी बड़ी शील्ड्स लगी हैं, ट्रॉफीज़ लगी हैं, जो यहाँ के राजाओं महाराजाओं ने जीती थी। साथ ही उनकी तलवारें भी शो के लिए लगी हुई हैं। नरेटर, फैक्टर और फेडरिक तीनों लंबे गलियारे में जाते हैं, फिर गोल घुमावदार सीढ़ी जो लगभग 50-60 सीढ़ियाँ थीं, उससे नीचे तहखाने में जाते हैं। तहखाने में जाते हुए ठंड बढ़ती जा रही थी और सीलन
और सड़े हुए मोल्ड की महक हर तरफ फैली थी। साथ ही एक ऐसी महक भी थी जो नरेटर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये महक किस चीज़ की है। जब फैक्टर जा रहा था ऊपर से नीचे उतरने के लिए, तब उसने कुछ तैयारियां की थीं। उसने एक बड़ी सी मशाल ली थी अपने हाथों में, साथ ही एक झोले में दीवार तोड़ने के औजार जैसे कि चीज़ल होता है, हथौड़ा होता है, छेनी जिसे कहा जाता है, वो सब उसने एक झोले में रखे थे। नरेटर समझ नहीं पाता कि अगर उसे एक सीक्रेट कमरे में जाना है तो दीवार तोड़ने का सामान वो क्यों ले रहा है। साथ ही उसने एक पैकेट में थोड़ी सी सीमेंट भी ली हुई थी और पानी की बोतल भी उसने साथ में ही टांग रखी थी। खैर, थोड़ी दूर गलियारे में जाने पे अचानक से फैक्टर रुक जाता है और नरेटर को वो लंबी सी मशाल पकड़ा देता है और हथौड़ा और छेनी से एक दीवार तोड़ने लगता है। दीवार के बड़े बड़े पत्थर तोड़ के वह संभाल के करीने से एक तरफ लगा देता है और फिर जब उसमें दरवाजे जितना बड़ा छेद हो जाता है, तब तीनों के तीनों उसके अंदर प्रवेश करते हैं। उसके अंदर वह महक और तेज थी जो बाहर तक नरेटर को आ रही थी। ये महक इतनी तेज थी कि वहाँ खड़ा होना भी मुश्किल था। फैक्टर कहता है कि परेशान मत हो, अभी थोड़ी ही देर में यह महक सारी बाहर निकल जाएगी। तभी कुछ देख के नरेटर चौंक जाता है। दीवार पर दो लाल लाल बल्ब चमक रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद समझ जाता है नरेटर कि ये बल्ब नहीं थे, ये दो चमकती आंखें थीं जो लगातार उन तीनों को घूर रही थीं। फैक्टर धीरे धीरे नरेटर और फेडरिक को उस लाल चमकती आंख के पास ले जाने लगता है, लेकिन जैसे जैसे नरेटर उस लाल चमकती आंख के पास जा रहा था, उसके मन में बड़ी अजीब अजीब से भाव आ रहे थे। वह समझ चुका था कि ये चमकती आंखें सिर्फ आंखें नहीं हैं, बल्कि पूरे एक आदमी का व्यक्तित्व है। वहाँ पर लगभग एक स्केलेटन जैसा दीवार से कस के रस्सियों से, लोहे की जंजीरों से बांधा गया है। स्केलेटन के सर पे सफ़ेद सफ़ेद बाल भी हैं और उसका दिल भी धड़क रहा है, लेकिन मांस के नाम पे उस पे ना के बराबर चीज़ थी। जब मैं ये किताब पढ़ रही थी, जब ये पूरा नरेशन था, तो मुझे वह तुम्बाड मूवी याद आ रही थी, जब वो बच्चा अपनी दादी को देखने जाता है जो अमर हो चुकी थी और उसका सिर्फ दिल धड़कता हुआ उसे दिखता था। सच में इतना डरावना डिस्क्रिप्शन दिया है राइटर ने यहाँ पर कि पढ़ के ही बहुत डर लगने लगता है। खैर, नरेटर बताता है कि उन लाल आँखों के नीचे छोटी सी एक नाक थी जिसमें से लगातार सांस लेने और छोड़ने की आवाज़ आ रही थी, और एक लंबा सा कटा हुआ पोर्शन था, जैसे पतली सी स्किन के ऊपर एक कट लगा दिया गया हो, उस पर खून लगा था। नरेटर कहता है कि उसे देखकर ऐसा ही लगता है कि जैसे किसी का मुंह है जो बंद है और वो उससे खाना भी खाता हो, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये चीज़ है क्या। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पाताल लोक से कोई शैतान निकल कर आ गया हो, जो ना इंसान है, ना जानवर है, ना जिंदा में है, ना मरे में है, लेकिन फिर भी वह सांसें ले रहा है, उसका दिल धड़क रहा है। अचानक से वो चीज़ जो बंधी हुई थी दीवार से, वह तेज़ी से अपने आप को आगे बढ़ाती है और एक अजीब सी चीख से इतनी तेज़ चीखती है कि नरेटर को लगता है कि वह बहरा हो जाएगा। फेडरिक की तरफ वह ज़ोर से लपकती है। फेडरिक घबरा जाता है और वह तेज़ तेज़ से चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है। फैक्टर कहता है कि तुम्हारा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वह जंजीरों से बंधी हुई है। दोनों सारे थोड़ा पीछे आ जाते हैं। बताता है फैक्टर नरेटर को कि ये और कोई नहीं, वही लेडी सूसन है जो एक ज़माने में यहाँ की राजकुमारी हुआ करती थी। वह अमर होना चाहती थी, इसीलिए उसने शैतान की पूजा की। समय रहते वो यहाँ से भाग भी गई, लेकिन लोगों ने उसे पहचान लिया और बहुत टॉर्चर करके उसे मारना चाहा, लेकिन वो मरी नहीं, क्योंकि शैतान की जो पूजा उसने की थी वह सफल हो गई थी। उसे इसी तरह का अमरत्व मिल गया। वो ना अब जिंदा में है ना मरे में है। फिर वो बताता है कि देखिए ऊपर की छत देखिए। नरेटर ऊपर की छत देखने लगता है। उस पर एक छोटा सा खुला हुआ हिस्सा था।
बताता है फैक्टर कि जब भी कोई राजा मरता है तो उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, बल्कि उसकी लाश को उस खुले हुए जो हिस्से से नीचे फेंक दिया जाता है। और ये जो शैतान है लेडी सूसन का, जो 500 सालों से इस कमरे में कैद है, वह उस राजा की लाश को खा जाती है। यह सुनते ही नरेटर के होश उड़ जाते हैं और फेडरिक की चीखें लगातार बढ़ती जा रही थीं। तभी नरेटर ज़मीन की तरफ देखता है। सब तरफ हड्डियों का ढेर था और वह तेज़ बदबू यहीं से उठ रही थी। वह देखता है कि वह जो 12वां राजा था, जो कुछ दिन पहले ही मरा था, उसकी ताजी खाई हुई लाश अभी भी ज़मीन पे पड़ी थी और उसी का खून उस शैतान के मुंह पे लगा हुआ था। फेडरिक अब चीखते चीखते चुप हो जाता है और लेडी सूजन जो वहाँ बंधी हुई थी 500 सालों से, वो भी अचानक ज़ोर ज़ोर से हंस के शांत हो जाती है। फैक्टर कहता है कि अब यहाँ से चलने का वक्त हो गया। जैसे ही वो सब लौटते हैं चलने के लिए, लगता है जैसे फेडरिक अपना होशो हवास खो देता है और ज़ोर ज़ोर से अब हंसने लगता है। वह हंसता ही चला जा रहा था। नरेटर बहुत परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि शायद फेडरिक पागल हो गया है, लेकिन फैक्टर उसे संभालते हुए वो दरवाज़ा जो उन्होंने तोड़ा था उससे बाहर आते हैं। अब वो सीमेंट निकालता है, वो पैकेट में जो लेके आया था उसे पानी से घोलता है और सारे पत्थर वहाँ लगा के वापस वो दरवाज़ा सील कर दिया जाता है। अब ये दरवाज़ा तभी खुलेगा जब ये राजा जिसका बेटा 21 वर्ष का हो जाएगा, तब दोबारा से वो यहाँ आएगा। लेकिन फेडरिक को देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बहुत दिन तक जीवित रहेगा। फेडरिक को नींद की दवाई खिला के फैक्टर सुला देता है और अब वो जो बात कहने वाला है नरेटर से, नरेटर ये बात सुन के लगभग पागल ही हो जाएगा। वह कहता है कि फेडरिक का हाल तो आप देख ही रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये कुछ सालों तक जीवित रह पाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है और इसके अलावा कोई भी राजा नहीं बचा है इस राज्य में। तो फैक्टर कहता है कि जितने भी राजा यहाँ पर हुए हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही ब्लड लाइन से चले हों। और वह नरेटर से कहता है कि अगर आप चाहें तो अगले राजा आप बन सकते हैं, क्योंकि फेडरिक तो अब राज करने लायक नहीं रह गया। नरेटर जब ये बात सुनता है तो उसे ऐसे लगता है कि बर्फ़ की तरह उसके हाथ पैर ठंडे होते चले जा रहे हैं। कहता है फैक्टर नरेटर से कि बहुत तेज़ पानी बरस रहा है, आप इस महल में ही रात गुजार लीजिए। लेकिन नरेटर बिल्कुल भी रुकने को तैयार नहीं। वह कहता है नहीं, वह अपने कपड़े बदलने चाहता है और वह उसी जगह रुकेगा जहाँ वो रुका था। सुबह मुलाकात करेगा फैक्टर से, कह के वह तेज़ी से चिल्टन कैसल से निकलता है और वो इन में जाता है जहाँ वह रुका था और चोरों की तरह तेज़ पानी में ही अपना सारा सामान बांध के वो रातों रात वहाँ से निकल जाता है। अब वो वापस अपने घर नहीं जाएगा। वो बड़ा सा ओशन पार करके एक दूसरे देश जाएगा जहाँ पर उसके पास कोई कभी ना पहुँच सके। और नरेटर ऐसा करता भी है। वो इतनी दूर दूसरे देश जाके बस जाता है जिसे चिल्टन कैसल की कोई भी याद, कोई भी बात ज़िंदगी में दोबारा उसके समीप ना आ सके। बहुत ही अच्छी कहानी थी, शॉर्ट स्टोरी थी, लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। अगर आप चाहें तो इस कहानी को ज़रूर पढ़ें एक बार। और ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और जुड़े रहें मेरे चैनल से, सुनते रहें दिलचस्प कहानियाँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय फॉर नाउ।